इस वक्त देश की सबसे बड़ी बहस है नोटबंदी को लेके। कई लोग तारीफ कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं और कई आलोचना भी। सबसे बड़ा सवाल ये, नोट तो बदल गए, क्या बदलेगा इंडिया? स्वागत है हमारे तीनों मेहमानों का। शुरुआत करते हैं मंत्री जी से। पीयूष जी, नोट तो बदल गए, लेकिन सभी लोगों के जहन में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि जिस तरह का भ्रष्टाचार, जिस तरह का काला धन नोटबंदी से पहले हिंदुस्तान में रहा करता था, क्या गारंटी है कि 2 महीने बाद, 12 महीने बाद या 2 साल बाद स्थिति वहीं पर नहीं आ जाएगी जहां से हम लोगों ने शुरुआत की? हम तो सड़क पे भी चलते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कल क्या होगा, लेकिन आप व्यवस्था बनाते हैं, आप सुविधाएं बनाते हैं और पूरी कोशिश रहती है कि सबको सेफ्टी सिक्योरिटी मिले। इसी तरीके से जब नोटबंदी का और वास्तव में नोट बदली वुड बी द मोर अप्रोप्रिएट वर्ड, पर जब नोट बदलने का या पुराने नोट को कैंसिल करने का निर्णय लिया गया तब लक्ष्य बहुत साफ था। लक्ष्य में कई पहलू थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हो, आतंकवाद में जो जाली नोट लगते हैं उसके खिलाफ लड़ाई हो, काला धन जो कई जगह पे रुपए में छुपाया हुआ रहता था उसके खिलाफ लड़ाई हो, और इसके कॉन्कमिटेंट इसके अलावा बहुत सारे और फायदे जो अभी तक शायद लोगों के जहन में नहीं आए हैं, उस पर चर्चा पूरी तरीके से नहीं हुई है। उदाहरण के लिए आप अगर अनऑर्गेनाइज लेबर को देख लीजिए, अनऑर्गेनाइज लेबर को सालों साल इस देश में न्यूनतम तनख्वाहें नहीं मिली हैं। अभी अभी हमारी सरकार ने 42% मिनिमम वेजेस को बढ़ाया है, लेकिन अभी भी कई ऐसे चाय के बागान हैं, केरल में कॉफ़ी प्लांटेशंस हैं, वेस्ट बंगाल में काफ़ी इंडस्ट्रीज हैं और कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं जो इंसिस्ट करते हैं कि हम कैश में ही देंगे। अब कैश में देने का मतलब क्या है? बैंक से क्यों नहीं दी जा सकती है, जिससे रिकॉर्ड बने कि पूरी तनख्वाह मिली, ईएसआई का बेनिफिट, हेल्थ बेनिफिट, सोशल सिक्योरिटी पीएफ के माध्यम से अलग अलग बेनिफिट से हम क्यों वंचित रखना चाहते हैं समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को? हमने रिपोर्ट पढ़ी, आज ही राजस्व सचिव का बयान आया अखबारों में, जिसमें उन्होंने कहा कि जितनी करेंसी बाजार में पहले थी, संभवतः उतनी ही करेंसी 30 दिसंबर तक जो आपका ट्रेजरी है उसमें वापस आ जाएगी। सर, सरकार को तो ये उम्मीद थी कि 3 लाख 4 लाख करोड़ नहीं आएंगे, डिविडेंड मिलेगा, सबके अकाउंट में पैसा जाएगा, बहुत फायदा होगा या वो पैसा खर्च होगा। अगर सारी की सारी जो ब्लैक मनी है वो बैंक में आ गई व्हाइट मनी बन के, तो सर देश की ब्लैक मनी कहाँ गई? आप भूल रहे हैं कि देश में कानून व्यवस्था है और टैक्स के लॉज हैं। उल्टे ये सब पैसा अगर बैंकों में आ जाता है तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा बढ़िया क्या है। आखिर ये सब पैसा इनफॉर्मल इकोनॉमी से फॉर्मल इकोनॉमी में आएगा। जो पहले से वाइट था, आखिर आप ही लोग कहते हैं ना कि जिसका वाइट मनी है वो बहुत परेशान हो रहा है, वास्तव में उसको तो परेशान होने की हमने कहाँ कहा ये? आप लोग मतलब आपके कई मित्र बंधु इस विषय को बड़ा लेके तीव्र प्रतिक्रिया करते हैं कि लोगों को शादी करने में दिक्कत है, लोगों को अपना स्त्री धन में दिक्कत है। जिसका भी ईमानदार पैसा है उसके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बैंक में डाल दीजिए। जिसका पैसा बेईमानी का है अगर वो बैंक में डालेगा तो उसके ऊपर टैक्स भरेगा। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, दोनों मोहम्मद सलीम साहब ने और आरपीएन ने अपनी माइक उठा ली। माइक आपकी तरफ फेंक नहीं रहे, सिर्फ वो उठा रहे हैं ये कहने के लिए कि नहीं ऐसा आप ना सोचिए कि लोगों को दिक्कत है। जनार्दन रेड्डी का ईमानदारी का पैसा था, 500 करोड़ का शादी करवाए, और आज उनके अफसर जब काला को सादा कर रहे थे तो उनके ड्राइवर जो है वो आत्महत्या किए। अब जनार्दन रेड्डी हमारी पार्टी में नहीं है, आपकी जानकारी के लिए। अच्छी बात है, अक्सर लोग पकड़े जाते हैं तो वो पार्टी पहले से ही नहीं है, आपको शायद कुछ भूल हो रही है। आप देखो, आपने कहा था कि देश की सूरत बदलेंगे, आप अभी कह रहे हैं नोट बदल दिए, ठीक है, और नोट बदलने से सूरत बदल जाएगा। तो आप आए थे, बीजेपी पोज्ड इटसेल्फ एज अ चेंजर, गेम चेंजर। अभी हो गया वो मनी एक्सचेंजर हो गए हैं और वो मनी एक्सचेंजर की काम कर रहे हैं, और इससे वो कहते हैं कि चलो बाकी सब बदल जाएगा। लेकिन ये जो कहना कि सब धन जो था वो आ गया सिस्टम में, नहीं, ये डिपॉजिट से जिनका गाढ़े कमाई का, बिजनेस का, कारोबार का पैसा है वो तो उनको वापस उनको आएगा। वो तो सरकार दिखा रही है इतने लाख करोड़, इतना लाख करोड़। आपने सही कहा कि हकीकत में क्या हुआ। बेशक काला धन के खिलाफ आप कार्रवाई करो, हम समर्थन करते हैं, शुरू से आजादी के पहले से हम कह रहे हैं काला धन के खिलाफ। लेकिन आप ये कहे जो कर रहे हैं उसका मतलब है खोदा पहाड़ निकला चूहा। आप कह रहे हैं कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, और विपक्ष ये कहता है आरपीएन कि अगर सारा पैसा
बैंक में वापस आ गया तो सरकार की स्कीम फेल। लेकिन पीयूष गोयल सरकार के बचाव में कह रहे हैं कि नहीं, ये सोच ही गलत है, क्योंकि अगर सारा पैसा वापस आ गया मतलब जो पहले काला धन था अब कम से कम वो इकोनॉमी में घुसा तो सही, अब कम से कम वो उस पर टैक्स लगेगा, अब वो व्हाइट इनकम हो गई है। देखिए, इनका जो भ्रामक प्रचार रहा है, सब पहले आपके आज तक के चैनल्स के माध्यम से मैं देश को बताना चाहता हूं कि इन्होंने भ्रामक प्रचार किया कि कांग्रेस काला धन के खिलाफ है, मीनिंग उसके जितने कानून बन रहे हैं उसके खिलाफ है। हमने इनको पहले दिन से कहा है काले धन को रोकने के लिए जो जो कानून आप बताएंगे उसके लिए हम आपका साथ देंगे। परंतु ये जो नोटबंदी आपने किया, विमुद्रीकरण किया, इसके साफ तौर से ये नतीजे आए हैं कि जितना आपने इसमें कोई सोच ही आपकी नहीं थी। पहले दिन जिस काला धन बंद हुआ 8 तारीख को, तो लोगों को लगा कि 4 लाख करोड़ 8 लाख करोड़ वापस आएगा ही नहीं बैंक में। अब जब बैंक में आ रहा है, मुझे तो डर राहुल जी ये है कि 14 लाख करोड़ आना था, कहीं 15 लाख करोड़ नहीं आ जाए तो जितना काउंटरफीट पैसा था तब सरकार क्या जवाब देगी? नहीं, दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, राहुल जी को नहीं, एक चीज मैं समाप्त कर दूं। एक जानकारी होगी फेक नोट्स के बारे में, मुझे तो इतनी जानकारी नहीं है फेक नोट्स के लिए, लेकिन अगर वो फेक नोट्स वंस एंड फॉर ऑल डेड हो जाते हैं तो देश हित में है कि नहीं? नो, इसका मतलब अगर बैंक में भी आ जाते तो ठीक है, बैंक में आने का तो सवाल नहीं है। अरे अगर 14 लाख से जैसे ज्यादा पैसे आ गए तो उसका जवाब तो आपके पास होगा नहीं। दूसरी चीज मैंने कहा है, जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि किसी को दिक्कत नहीं, मैं समझ सकता हूं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये आपका स्टेटमेंट है कि केंद्र का मंत्री कहता है कि कोई भी दिक्कत इस देश में नहीं। 80 से ज्यादा लोग लाइन में मर गए, किसान, गरीब, आम आदमी मर रहा है और आप कुर्बानी देने की बात करते हैं। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि कोई परेशान नहीं है, मैंने कहा अगर पूरा पैसा आ जाए तो उसमें कोई हम परेशान नहीं है। आई थिंक आपने शायद सवाल का जवाब ठीक से सुना नहीं अपने एंथुजियाज्म में, लेकिन ज्यादा जो ये तो बताएंगे कि आपने कहा कि सब काला जो फेक करेंसी है नोट वो सिस्टम में चलाया तो फिर समस्या समाधान हो गया। अरे अब 2000 रुपए का भी नकल निकलना शुरू हो गया। जो सिस्टम अगर में आप सिस्टम को इंप्रूव नहीं करेंगे, सिस्टम में वो मनी डेड हो गया भाई साहब। जो काउंटरफिट करेंसी बनाते हैं वो फिर बनाते रहेंगे और वो पीयूष जी, मैं आपसे ये पूछता हूं कि विदेशी अर्थशास्त्रियों की बात की, हिंदुस्तान के बड़े अर्थशास्त्रियों की, आरपीएन ने बात की। हकीकत यह है कि कई सारे अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि अगर दुनिया की सबसे तीव्र गति से ग्रो कर रही आपकी इकोनॉमी हो तो उसमें कोई चक्का जाम नहीं लगाता, उसमें ब्रेक नहीं कोई लगाता। तो सवाल यह है कि इतनी स्पीड से ग्रो करने वाली इकोनॉमी में मनमोहन सिंह कहते हैं कि जीडीपी 2% गिरेगी, एम्बिट कैपिटल ने कहा कि 3.3% गिरेगी। मतलब बहुत तेजी से चीजें बदल रही थी। उसमें दुनिया लोग इकोनॉमिक्स का कहना है कि किसी भी दुनिया की इकोनॉमी में इस तरह का प्रयोग नहीं हुआ, इस तरह की मॉडलिंग तो कहीं पे वो प्रैक्टिस में भी नहीं करते हैं, थ्योरी में भी नहीं करते हैं, क्लासरूम में भी नहीं करते हैं। हकीकत तो दूर, शायद ऐसी कोई दुनिया में इकोनॉमी नहीं है जो इतनी तेजी से ग्रो कर रही है जिसमें 13% जीडीपी का कैश में होता है, जिसमें आप जिस बाजार में चले जाएं उसमें एक ईमानदार व्यापार होता है, एक व्यापार में बिना बिल के कारोबार होता है। बहुत कम इकोनॉमीज हैं दुनिया की जहां पे, जैसा मैंने पहले कहा कि इतने बड़े मात्रा में भ्रष्टाचार के किस्से आते हैं। अब अभी अभी उन्होंने बहुत बड़े अर्थशास्त्री का जिक्र किया, पूर्व प्रधानमंत्री, हम सब उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी बातों से तो मैं बड़ा हैरान था। एक तरफ वो कहते हैं कि जीडीपी 2% गिर जाएगी, अगर जो पैसा इनफॉर्मल इकोनॉमी से फॉर्मल बैंकिंग चैनल्स में आता है तो स्वाभाविक है कि इकोनॉमी को तो पुश अप मिलेगा, जीडीपी तो सुधरेगी उससे। उन्होंने ये भी बात कही कि इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड, जॉन कीन्स को कोट करते हुए। वैसे उसको समझने के लिए हमें कीन्स की जरूरत नहीं हो, तो भगवत गीता और कुरान में भी लिखा हुआ है इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल इन एनी केस डेड। परंतु कीन्स ने यह भी कहा था जब परिवर्तन होता है तो मैं परिवर्तन के साथ बदलता हूं, आप क्या करते हैं? और उससे मुझे कुशीनगर का एक गौतम बुद्ध ने वहां पे निर्वाण लिया था, गौतम बुद्ध का कहा हुआ एक ध्यान आता है कि परिवर्तन कभी भी पीड़ादायक नहीं होता है, परिवर्तन का विरोध करने वालों से पीड़ा होती है। एक प्रकार से जब परिवर्तन होता है तो उसमें स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ समय के लिए कुछ तकलीफें आएंगी, उन तकलीफों के साथ हमें चलना पड़ेगा, उसको सुधार करने के लिए समस्याओं का सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन परिवर्तन से डर के अगर हम चेंज ही नहीं करें और एक पुरानी आई चलती हुई व्यवस्था के साथ ही रहे
तो मैं समझता हूं देश में सुधार, देश की अर्थव्यवस्था में आगे चल के ईमानदारी, भ्रष्टाचार मुक्त देश चलाना शायद इतना सरल नहीं होगा। हमने आपके पिछली सरकार के राज्य में देखा किस प्रकार से एक के बाद एक भ्रष्टाचार के किस्से सामने आते थे, और मैं समझता हूं जिस प्रकार की पारदर्शिता और ईमानदारी से सरकार ने एक एक कदम लिया, काले धन को खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए, उसका आज पूरा देश सराहना करता है। इन तकलीफों के बावजूद जनता आज इसका समर्थन करती है, इसके इस निर्णय के साथ खड़ी है, और वो लगभग जिस प्रकार का आज सभी जगह की रिपोर्टिंग आ रही है उसमें इस बात का कुछ सिद्ध किया जाता है। तीनों नेता आपस में बात कर रहे हैं। मैं एक सवाल जनता के बिहाफ पे आपसे पूछना चाहता हूं, वो ये कि आपने आदतें बदलने की बात की, बहुत सराहनीय है। ये कहा गया कि भिखारी भी अब पॉइंट ऑफ सेल मशीन दे रहा है, स्वाइप मशीन दे रहा है और उसके तहत पैसा ले रहा है। तो भिखारी अगर पैसा अब कार्ड से ले रहा है, वो दिन कब आएगा पीयूष जी जब आप लोग भी जो पॉलिटिकल डोनेशन लेते हैं वो आप कार्ड से लेते हैं? बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट आप अगर याद करें तो 2002 में आज के वित्त मंत्री जब कानून मंत्री थे, तब पहली बार आजादी के इतने वर्ष बाद NDA 1 के समय ये कानून की प्रावधान बनाया गया कि कॉरपोरेट्स भी और इंडिविजुअल्स भी जब पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करें, चंदा दें, तो उस पर 100% आपको इनकम टैक्स की छूट मिलेगी। और एक पहल की गई कि जिससे और ज्यादा अधिक से अधिक लोग चेक से डोनेट करें और अच्छे लोग राजनीति के साथ जुड़ें, और अच्छे लोगों के जुड़ने से राजनीति भी साफ हो। हाल ही में वित्त मंत्री ने उसमें और प्रावधान में और छूट दी, जिससे एक कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ऑफिशियल डोनेशंस दे सकें। आगे चल के जैसे जैसे नोटों का, करेंसी का यूज इकोनॉमी में कम होगा, तो स्वाभाविक है कि पॉलिटिकल पार्टीज में भी अधिकांश डोनेशन चेक से आने शुरू हो जाएंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आएंगे, अलग अलग माध्यम है, यूपीआई का माध्यम है, यूनिफाइड। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्योंकि आप तो 2014 के चुनाव में पार्टी के ट्रेजरर थे, क्या आप दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि आपकी पार्टी ने ब्लैक का पैसा इस्तेमाल नहीं किया? भाई, उसने जो पैसा दिया उसका तो मैं नहीं कह सकता हूं, पर हर एक पैसा जो दिया वो बैंक के अकाउंट में डाला, बैंक के अकाउंट के माध्यम से जनता को रिपोर्ट हुआ, और जनता को जो ऑडिटेड बैंक में चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑडिट किए हुए अकाउंट्स देश के समक्ष हैं, उसके हिसाब से पार्टी चली है। अब जब किसी व्यक्ति ने 10,000, 5,000, 20,000 रुपए दिए, अब उसको तो मैंने नहीं पूछा कि उसी को लेके 10,000, 5,000, 20,000 को ही लेके मेरा अगला सवाल था, और वो सवाल ये कि जब 20,000 की एक आप लिमिट तय कर देते हैं, तो ज्यादातर जो अनअकाउंटेड फॉर डोनेशन आता है वो 20,000 से कम होता है। तो आप ये क्यों नहीं करते? एक बहुत बढ़िया कदम है डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, आप उसको एक कदम और आगे लेके जाइए और कहिए कि जो भी डोनेशन आएगा, 58, 54, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 19,000 रुपए, सारे के सारे हम सब पार्टियां डिक्लेयर करेंगे। बहुत अच्छा सुझाव है डिक्लेयर करने के लिए। उससे अच्छा रहेगा कि हम सब लोग तय कर लें कि उसको भी डिजिटल माध्यम से लें। अच्छा सुझाव है, इस पे देश में आम राय बन जाए तो इस पे विचार नहीं, आम राय तो नोटबंदी पे भी नहीं थी, आपने कर दिया, इस पे भी आप कर दीजिए। राहुल, 2 सवाल है। नहीं, एक सेकंड, पीयूष जी तैयार हैं आप? इस पे भी विचार कर सकते हैं, कोई हमें आपत्ति नहीं है। इट्स अ गुड। आपको आम राय हमारे को इसलिए आपत्ति नहीं है क्योंकि हमारा केडर बेस्ड पार्टी है। हम देश भर में आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे हैं, करीब करीब 11 करोड़ मेंबर्स। तो हमारे लिए तो केडर्स का जो समर्थन मिलता है उससे पार्टी भी बढ़िया चलती है, और देश का हमारी पार्टी का। आप तैयार हैं कि 20,000 रुपए से नीचे जो डोनेशन आई, आप भी एक पेटीएम लगा लीजिए या ATM लगा लीजिए बाहर अपने ऑफिस? देखिए, सरकार ने जो जो कदम काले धन के लिए कदम उठाए, हमने समर्थन किया, परंतु ऐसे परिवर्तन न लाएं जिसके बारे को वो पूरा न कर पाए। ये सरकार में है, ये इसको डोमेन में लाए, इस पे चर्चा करके जो सबसे बढ़िया। अजीब बात है, ये कह रहे हैं पहले आप कह रहे हैं पहले आप। बोलिए ना कि आप तैयार हैं कि नहीं? सरकार में 20,000 रुपए से नीचे जो पॉलिटिकल डोनेशन आया हम डिक्लेयर करेंगे किसने दिया, आप इसके लिए तैयार हैं कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। जो सरकार तय कर देगी, जिससे पॉलिटिकल डोनेशन में बिल्कुल साफ तौर से पूरा देश देख सके, अगर ये कोई इस तरह का चर्चा करने के लिए तैयार है, कोई कानून लाने के लिए तैयार है, हम उसके लिए हाँ ना का जवाब दीजिए ना। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं? बिल्कुल हम समर्थन करेंगे। आप 19,000
तक का भी अगर कोई डोनेशन हुआ उसको डिक्लेयर करने को तैयार हैं कि किसने बिल्कुल दिया? क्यों नहीं करेंगे? अगर मोहम्मद- ऐसा कानून आएगा तो क्यों नहीं करेंगे हम डिक्लेयर? मोहम्मद क्यों नहीं सलीम करेंगे? साहब, आप तैयार हैं कि मैं तो नहीं? यही सवाल कर रहा था। आप ये कह रहे हैं कि फॉर्म में किस तरह से पैसा आएंगे, क्रेडिट कार्ड से आएंगे या चेक से आएंगे या कैश से आएंगे? आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि कॉर्पोरेट आखिर क्यों पैसा देगा पॉलिटिकल पार्टी को? क्विड प्रो क्यो होता है? अगर आपके पास 11 लाख कार्डर है, आपको मेरा हमारे सवाल- भी अगर नहीं, मिस कॉल से 19,000 मेंबर है, उनका तो आप अलग सुन ही लीजिए, थिंकिंग मेरी है, बात सुन लीजिए। क्योंकि कॉर्पोरेट्स को वो समझते हैं सब बेईमान नहीं, है और कॉर्पोरेट का पैसा नहीं, गलत है। सब ईमानदार हैं। हम मैं ये कह रहा हूं समझते हैं क्यों कि देते हैं वो कॉर्पोरेट्स पैसा? को भी एक पूरा अधिकार है आप देश खदान में के एक अच्छी मंत्री राजनीति हैं, लाने। खदान मालिक आपको क्यों पैसा देगा? आप अगर जनता की काम कर रहे हैं, आदत बदल रहे हैं लोगों का, तो आप अपने पार्टी का, हमारे पार्टी का क्यों नहीं आदत सलीम साहब, बदलेंगे? कितने लोग हैं खिलाफ इसके कि ऐसा नहीं होना चाहिए? पार्टीज को इजाजत होनी चाहिए कि वो जैसे मर्जी जिससे चाहे पैसा ले लें। कोई है ऐसा? सर, एक भी खिलाफ नहीं। आपने बोला बहस शुरू की जाए, तो बहस हमने शुरू कर दी। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, आपने नोटबंदी से पहले लोगों से पूछा नहीं था, आपने कर दिया क्योंकि आपको लगा ये ठीक है। अगर आप वाकई में देश की सोच रहे हैं तो आप ये भी मानिए कि ये भी ठीक है और ये भी कर दीजिए आप। नहीं, ये अच्छा सुझाव, अच्छा है, इस पे हम पूरा विचार। अब तक आपको कोई सुझाव नहीं मिला किसी से? इस विषय में चर्चा ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन के साथ चल रही है। हर एक पार्टी की राय इलेक्शन कमीशन ने मांगी है और मुझे लगता है इस पे इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी कुछ गौर कर रहा है। मैं एक सेकंड एनसी से भी पूछ लूं कि सर, आपके हिसाब से भी कश्मीर में अगर ये होता है तो आप तैयार होंगे कि नहीं? फारूक साहब। देखिए, पहले तो मैं माफ़ी मांगता हूं ये कहने के लिए कि इलेक्शन जो लड़ा जाता है वो काले धन से ही लड़ा जाता है और आगे भी उसी धन से लड़ा जाएगा। भाई, हिंदुस्तान को बदलाना है तो सोच के मैं पूछ जी आपसे सिर्फ ये कहूंगा, बदलाना है तो सोच के बदलाना है। आप लोगों ने फॉरेन करेंसी बदला दी कि बदल जाएगी। अब मुझे ये बताइए, मैं उस प्रांत से आता हूं जो पहाड़ी प्रांत है, वहां वो पहाड़ों पे रहते हैं, जिन्होंने कभी एटीएम नहीं देखा है, बैंक का दरवाज़ा नहीं देखा है, वो कार्ड नहीं देखा है। वो बेचारे पैसा जो है बंडल बना के रखते हैं और उसी से वो खरीदते हैं, उसी से वो लेते हैं, वही लेते हैं। आप बताइए मुझे, आपने उनको ट्रेड दे दी, इस दिन तक आप बदला सकते हो? वो बेचारा पहाड़ पे, उसको खबर ही नहीं। जब वो बैंक पे पहुंचेगा, जब पहुंचेगा तो उसे वो कहेगा तेरा अकाउंट है या नहीं है, मारा गया। इसलिए पीयू जी, इसमें मैं आपसे गुजारिश ये करता हूं कि अल्लाह के वास्ते आगे अगर आप ऐसे डिसीजन लें तो जरा थोड़ा सा समय भी दीजिए लोगों को समझने का। चलिए, मैं और चाहूंगा एक जोरदार आपने अच्छी तालियां बात की फारूक कि अब्दुल्ला बदल साहब के लिए हो जाएं कि उन्होंने मगर हिम्मत लोगों को की भी वक्त वो दिया। कहने की जो देश का हर वोटर मानता है और जानता है, लेकिन कोई नेता कहता नहीं। नहीं, एक मिनट राहुल जी, लेकिन इनकी बात कहता में क्यों थोड़ा नहीं? और गौर किया जाए। कहने को- अगर देश में बदलाव लाना है तो बदलाव से ही देश की प्रगति भी होगी। आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप ने लगातार एक तहकीकात की सीरीज चलाई, जुगाड़ मैकेनिक्स करके कैश माफिया को एक्सपोज करते हुए। 10 हमने अलग अलग सेक्टर्स को एक्सपोज किया जहां पे ब्लैक से व्हाइट का पूरा धंधा चल रहा था। बाकी धंधे बंद थे, ये धंधा चल रहा है। अगर हर ही आदमी ब्लैक को व्हाइट करने में लग गया है तो आरपीएन का ये सवाल अहम है कि ऐसे में फायदा क्या हुआ इकोनॉमी को? देखिए, कानून तो बहुत सारे बनते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन का इशू रहता है। इन्होंने भी कहा कि हमने बहुत कानून बनाए, लेकिन सवाल ये उठता है कि उन कानून के बावजूद कैसे एक के बाद एक भ्रष्टाचार के किस्से होते गए। सवाल इम्प्लीमेंटेशन का है। अभी भी आप देखेंगे केसेस सामने आ रहे हैं, उस पर तुरंत एक्शन हो रही है। 40 ईडी में फेमा के केसेस ऑलरेडी दाखिल किए गए इस दौरान ही। जो किस्से आपको भी अगर कुछ मालूम पड़ रहे हैं तो अगर आप बताएंगे और हम तो लगातार बता रहे हैं आपको, मतलब सरकार को बताएंगे तो उस पर इमीडिएटली एक्शन हो पाएगा। ऐसा तो नहीं है कि हमने कानून बना दिया कि किसी ने चोरी की तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उससे चोरी तो नहीं बंद हो जाती है। लेकिन चोर पकड़े जाएं, उसके लिए सख्त कार्रवाई होती है तो स्वाभाविक है चोरी कम होती है। सर, एक आखिरी में मैं राहुल कंवल जी, मैं चाहूंगा कि आप ये खोज अवश्य करेगी, काले धन पे इतनी चर्चा हो गई, ये जो 13,000 करोड़ रुपया गुजरात में मिला था, ये किसका था? इसको अगर आप देश में, आपका चैनल और आप इस पे खोज शाह साहब करके, का। और गुजरात कुछ नहीं, वो तो बता दिया उन्होंने, नहीं है उनका, तो ये 13,000 करोड़ गुजरात में पैसा किसका था और कैसे आया, ये भी मैं समझ सकता हूँ। ये अगर आज तक इसका पहल करती है और अच्छा है, पहुंच इसका आप करती है। जरूर जानकारी लीजिए। बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है, क्योंकि शायद इनको जानकारी होगी वो 13,000 कहाँ है, और मिल जाए तो हम जरूर वहां पे टैक्स ऑफिसर को भेजना चाहेंगे। नहीं, गुजरात में हमारी सरकार तो नहीं थी, 15 साल तो हम थे नहीं वहां। नहीं, बस हमारी सरकार ही होना नहीं जरूरी है। नहीं, आपकी केंद्र में सरकार आप थी, पे तो आरोप ही नहीं वो लगा रहा सबसे ऊपर होती सर, है। मैं तो आप पे आरोप ही नहीं लगा रहा नहीं, पीयूष नहीं, जी। तो मैं कह रहा हूं मैं कि तो राहुल जी को बोला कि इनकम- आप खोज करिएगा वो 13, मैं आप पे बोला ही नहीं सर। आपने जरूर चेक करना चाहिए,
क्योंकि इनकम टैक्स ने भी इसकी जानकारी ली और क्योंकि पाया गया कि उस व्यक्ति के पास कोई पैसा नहीं था, उसने उसको कहा नेताओं का पैसा है, कह रहे ब्यूरोक्रेट्स हैं, का तो पैसा। इसलिए आप जानकारी आप निकालिए। मेरे को बहुत शाह अच्छा दे दीजिए, बस मैं कर दूंगा। एमबी शाह ले आइए हमारे पास, अभी वो आप लोगों की गिरफ्त में है, आप नहीं, हमारे हमारी सामने गिरफ्त में नहीं है भाई। उसको छोड़ दिया। स्टूडियो में आने से पहले आप लोग लेके कुछ गलत फहमी। आप जैसे उस नहीं, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए इनकम टैक्स उसको कई दिनों से ढूंढ रही थी, क्योंकि ये इनफैक्ट आपको याद होगा 1 अक्टूबर को जब पूरे आईडीएस स्कीम के आंकड़े दिए गए 65,000 करोड़, उसमें ये डिक्लेरेशन और एक 2 लाख करोड़ की डिक्लेरेशन, 4 डिक्लेरेशन कुल मिला के 2 लाख करोड़ की मुंबई में की गई थी। ये दोनों डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट ही नहीं किया गया, क्योंकि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी से मालूम पड़ा कि ये सस्पिशियस हैं। कोई ऐसा दे वर फाउंड टू बी पीपल ऑफ वेरी लिटिल मीन्स। ये तो अच्छी बात है ना, आपको सराहना करनी चाहिए। इनको तो हमने पहले कम से कम पकड़े डिक्लेरेशन तो को गए। लिया ही नहीं था। बोला ही नहीं इन पे, ना मैंने आरोप लगाया, ना नहीं, तो ऐसे इसकी सवाल जानकारी पूछा। जरूर आपको मैं तो करनी आपसे पूछ रहा था, ये पता नहीं क्यों जवाब देने लगे। मैं तो आपसे पूछा राहुल का थोड़े संवेदनशील उसकी जानकारी आपको 13,000 निकालनी करोड़ के चाहिए। गुजरात के बारे में बताते। किसका नाम आपने लिया था, किसके पास था? एमबी शाह। अच्छा ठीक। हम बस खोजेंगे उनको, अभी तक तो हमारे हाथ नहीं प्लीज लगे। खोज के इनकम रखिए। टैक्स के पास हैं वो, लेकिन जब हमारे खोज हाथ के लगते हैं रखिए। तो हम ये सवाल उनसे जरूर पूछेंगे। आरपीएन सिंह, मोहम्मद सलीम, पीयूष गोयल, आप हमारे साथ एजेंडा आज तक में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।